चेन्नई का एक ऐसा कत्ल जिसमें एक प्रोड्यूसर है, एक एक्ट्रेस है, एक सिर और 5 सालों से एक सिर की तलाश हो रही है, एक पैर की तलाश हो रही है जो अभी तक नहीं मिला। एक मर्डर मिस्ट्री है और सलाखों के पीछे कातिल पहुंच तो जाता है, लेकिन वो सिर गायब है, वो पैर गायब। सुनाते हैं इस मर्डर मिस्ट्री की पूरी कहानी। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं के बनारस वाले और आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, परिवार के साथ खुशहाल होंगे। ये कहानी चेन्नई की है। चेन्नई का एक प्रोड्यूसर, एक एक्ट्रेस, एक सिर और एक पैर की कहानी है। जी हाँ, चेन्नई में एक डंपिंग यार्ड है। डंपिंग यार्ड, जैसा कि आप लोग फिल्मों में देखे होंगे कि डंपिंग यार्ड वो जगह होती है जहाँ पर कचरे का ढेर होता है। अगर आप या कोई और व्यक्ति उधर से गुजरता है तो उसकी तरफ देखता भी नहीं है और अपने नाक को बंद कर लेता है, दबा लेता है ताकि बदबू उसके शरीर में प्रवेश न करे। ऐसा ही एक डंपिंग यार्ड था चेन्नई में। वहाँ से एक राहगीर गुजर रहा था और उस गुजरते राहगीर ने उस डंपिंग यार्ड की तरफ एक नज़र उठाकर देखा तो उसे एक पॉलीथीन दिखाई दी और उस पॉलीथीन से कुछ इंसानी अंगुलियां उसे नजर आईं। वो सिहर उठा और धीरे धीरे उस पॉलीथीन की तरफ आगे बढ़ा और पहुंचकर वहां पर जब अपने पैरों से उस पॉलीथीन को हिलाया डुलाया तो उसमें से एक पूरा हाथ निकलकर बाहर आ गया। वो डर जाता है। फिर कुछ वहीं के लोकल लोगों की मदद से पुलिस को फ़ोन करता है और पुलिस वहाँ पहुँचती है। उस पॉलीथीन को खोला जाता है तो उसमें शरीर के पैर और हाथ की कुछ अंगुलियाँ उसमें मिलती हैं। पुलिस उन टुकड़ों को इकट्ठा करती है और फिर हॉस्पिटल में मॉर्चरी में भेज देती है। अब सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन पुलिस के लिए एक चैलेंज बन जाता है कि आखिर उस डंपिंग यार्ड में ये किसके शरीर के टुकड़े हैं, ये कौन है। कुछ भी पता नहीं चल रहा था क्योंकि उसमें हाथ था, हाथ की अंगुलियां थीं, पैर था और कुछ नहीं। अब पुलिस सोचना शुरू करती है कि आखिर ये लाश किसकी हो सकती है, मर्डर किसका हुआ है। अब वो इंतज़ार करती है और फिर धीरे धीरे वक्त आके गुजरता है। शाम होती है। शाम को पुलिस थाने में एक फ़ोन कॉल आती है कि साहब, अय्यर नदी के किनारे एक पॉलीथीन है, उसमें भी शरीर के कुछ टुकड़े पड़े हुए हैं। और फ़ौरन पुलिस वहाँ भी पहुँचती है अय्यर नदी के किनारे और वो उसी तरह का पॉलीथीन था जैसा कि उस डंपिंग यार्ड में पुलिस को मिला था। फिर उन टुकड़ों को इकट्ठा करके पुलिस मॉर्चरी में लेके आती है और फिर एक और फ़ोन कॉल कि साहब, पॉलीथीन में शरीर के कुछ टुकड़े हैं, वो भी सुनसान जगह पे। पुलिस वहाँ भी पहुँचती है और उन टुकड़ों को इकट्ठा किया जाता है, मॉर्चरी में रखा जाता है, उसको जोड़ा जाता है। तो जब शरीर के अंगों को जोड़ा जाता है तो पुलिस को ये पता तो चल चुका था कि ये जो लाश थी, ये जो पुलिस जिसकी तलाश कर रही है, वो जो शरीर के जो टुकड़े हैं, ये किसी महिला के हैं। लेकिन अभी भी उस लाश के सिर नहीं मिला था। उस लाश का सिर गायब था और एक पैर गायब था। ये तो कन्फर्म हो जाता है कि वो जो लाश है वो एक महिला की है। लेकिन अब क्या? अब पुलिस ने अगल बगल के आसपास के जो भी थाने थे सबको सूचना दे देती है कि ऐसी ऐसी बात हुई है और एक इंसानी शरीर के टुकड़े मिले हैं और सबको जोड़ा जा रहा है तो एक महिला की लाश, लेकिन सिर न होने की वजह से पहचान होना मुश्किल हो रहा है।
अब पुलिस और इंतजार करती है, लेकिन धीरे धीरे 1 हफ्ता बीत जाता है, लेकिन कोई खबर नहीं मिलती है। अब पुलिस ने यह सोचा कि जहां पे पहली बार वो पॉलीथीन मिला था, उसमें उसका हाथ और अंगुलियां और एक पैर, उस डंपिंग यार्ड में कुछ मजदूरों को लेकर पुलिस वहां पहुंच जाती है। और वहां पहुंचने के बाद लगभग 12,000 टन कूड़े को उल्टा पलटा जाता है। पुलिस को यकीन था कि हो सकता है कि उस महिला का, जिसका ये शरीर के जिसके टुकड़े हैं, हो सकता है उसका सर और पैर वहीं पर मिल जाए। जब इतनी भारी मात्रा में कचरे को उल्टा पलटा जाता है तो पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लगता है। पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। अब क्या करें? पुलिस परेशान हो जाती है। धीरे धीरे 25 दिन बीत जाता है और 25 दिन बीतने के बाद एक पुलिस चौकी से उस थाने में फोन जाता है जो कि उस डंपिंग यार्ड के पास में है। जो उस पुलिस थाने के अंतर्गत जहाँ पे डंपिंग यार्ड आता है, उस पुलिस थाने में एक फ़ोन कॉल आती है एक दूसरे पुलिस स्टेशन से, और कहता है साहब गलती हो गई, हमारे यहाँ 30 से 35 वर्ष की आयु की एक महिला गायब है और उसके बारे में उसकी माँ आई थी यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाने गुमशुदगी की। फिर वो जो पुलिस वाले थे जो उस लाश के बारे में पूरी जानकारी जुटाना चाह रहे थे, वो उस महिला के पास जाते हैं जिसने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट वहां पर लिखवाई थी। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो उस महिला से पूछा जाता है कि आखिर तुमने किसकी गुमशुदगी लिखवाई है। तो उस महिला ने कहा कि मेरी बेटी है जो कि 19 जनवरी 2019 से गायब है, और ये जो लाश मिली थी, जो शरीर के टुकड़े मिले थे, वो 21 जनवरी 2019 को मिले थे। उस महिला ने कहा कि जब वो अपने दामाद को फ़ोन करती है तो वो यही कहता है कि 19 तारीख को वो मायके के लिए निकल चुकी है और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है, क्या कर रही है। अब पुलिस को इतना सारा क्लू मिल चुका था और पुलिस इस मामले को लेकर तहकीकात करने में जुट गई और आगे चल पड़ी। और अब दबिश दी जाती है उस आदमी पे जो कि उस महिला का पति होता है, जिसका नाम होता है बालकृष्ण। बालकृष्ण के घर पुलिस धमक जाती है, उससे पूछताछ का दौर शुरू होता है। पहले पुलिस ये पता लगाती है कि क्या अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट इसने कहीं किसी थाने में दर्ज करवाई है या नहीं। तो पुलिस को पता चलता है कि बालकृष्ण ने कहीं भी अपनी पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई थी। अब यहाँ पे प्रश्न था पुलिस के लिए कि क्यों उसने अपने पत्नी के बारे में पुलिस थाने में नहीं बताया कि उसकी पत्नी मायके के लिए निकली थी और अभी तक मिली नहीं है। पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। फिर उसे थाने बुलाया जाता है, उसे पुलिस अपने कस्टडी में लेती है, और जब पुलिस का दबाव उसके ऊपर बनता है तब उसके ज़बान से सच निकलता है। अब वो बताता है, पुलिस को पूरी जानकारी देता है, अपने किए हुए क्राइम को बताता है। वो कहता है साहब मेरा नाम बालकृष्ण है और जो महिला है जिसके शरीर के टुकड़े आपको मिले हैं उसका नाम संध्या है, वो मेरी पत्नी है। 2002 के दौर में वो एक प्रोड्यूसर था बालकृष्ण, और उसकी जो फिल्में थी वो फ्लॉप होती चली जा रही थी। और उस समय संध्या एक छोटे से शहर से चेन्नई पहुंची थी एक्ट्रेस बनने के लिए, और वहीं पर उसकी मुलाकात होती है बालकृष्ण से। बालकृष्ण से मुलाकात होने के बाद दोस्ती होती है और दोस्ती प्यार में बदल जाती है। संध्या को ये पता था कि ये प्रोड्यूसर है और फिल्में बनाता है, तो ये मुझे कहीं ना कहीं किसी फिल्म में चांस दिला देगा और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। दोनों शादी कर लेते हैं, दोनों के 2 बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन अभी भी बालकृष्ण को आगे बढ़ना था, फिल्मी दुनिया में अपना नाम जमाना था, और इधर संध्या को भी जो सपना लेकर अपने शहर से उस चेन्नई शहर में पहुंची थी, उसे भी अभी
अपनी मंजिल को हासिल करना था। अब चूंकि बालकृष्ण की जो फिल्में आई थी वो फ्लॉप हो चुकी थी, इसलिए इनकी जो माली हालत थी वो खराब हो चुकी थी और हमेशा दोनों के बीच कहासुनी होती थी, लड़ाई झगड़ा होता था, वाद विवाद बढ़ता चला जाता था। अब संध्या ने ये सोचा कि हो सकता है कि फिल्मों में कोशिश करने के बाद उसको और अच्छा रोल मिले और उसके परिवार की जो हालत है वो सुधर जाए। और इसकी वजह से उसने बालकृष्ण से कहा कि वो फिर फिल्मों में ट्राई करना चाहती है, लेकिन बालकृष्ण जो कि फिल्मी दुनिया की सच्चाई से अवगत था, जानता था, वो उसको मना करता है कि नहीं, अब तुम फिल्मों में काम नहीं करोगी। लेकिन संध्या अपनी जिद पर अड़ी थी और दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि संध्या अपने मायके चली गई और वो दोनों बच्चे बालकृष्ण के पास रह गए। और चूंकि घर की हालत सही नहीं थी, इसलिए बालकृष्ण ने उन दोनों बच्चों को अपने भाई को सौंप दिया और अकेले रहने लग गया। और इधर संध्या अलग अलग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और जो लोग होते हैं फिल्म बनाने वाले, जो उनसे जाकर वो मिलना जुलना शुरू कर देती है। स्टूडियो घूमती है, फिर संघर्ष करती है, लेकिन बालकृष्ण को उसकी सारी खबरें मिलती रहती हैं। और एक बार जब संध्या को एक फिल्म में सपोर्टिंग रोल का ऑफर मिला तो बालकृष्ण को इस बात का पता चल गया। अब उसे यकीन था कि हो न हो उसका कोई अब किसी और से उसका संबंध बन चुका है जो उसे फिल्मों में रोल दिलवा रहा है, उसकी मदद कर रहा है। तो बालकृष्ण को ये पता था कि कास्टिंग काउच में शायद उसकी पत्नी फंस चुकी थी। और कास्टिंग काउच फिल्मी दुनिया का वो एक शब्द है जिसमें ख़ास तौर से जो महिलाएं हीरोइन बनने जाती हैं, एक्ट्रेस बनने जाती हैं, उनको वहाँ पर फिल्म में रोल के लिए उनका शोषण किया जाता है। और बालकृष्ण को ये बात अच्छी तरह से पता थी और वो समझ चुका था कि उसकी जो पत्नी है वो दूसरे के जाल में फंस चुकी है। और फिर क्या था, 19 जनवरी 2019 को वो अपनी पत्नी को फ़ोन करता है कि अच्छा आ जाओ, अब हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं होगी, हम लोग आराम से एक सुखी परिवार की तरह जीवन व्यतीत करेंगे अपने बच्चों के साथ। वो यकीन दिलाता है संध्या को और संध्या मायके से फिर अपने घर आ जाती है उस प्रोड्यूसर बालकृष्ण के पास। अब 19 तारीख 2019 को ही 19 जनवरी को जब वो संध्या वहाँ पर आती है तो आने के बाद फिर विवाद शुरू हो जाता है, कहासुनी शुरू हो जाती है। फिर क्या करता है बालकृष्ण, एक रस्सी लेता है और उससे संध्या का गला कस कर दबा देता है और संध्या वहीं मर जाती है। और फिर पुलिस ने जब उस प्रोड्यूसर की इतनी सारी कहानियों को सुनी तो उसका शक अभी कंफर्म नहीं था कि इसमें और आगे क्या हो सकता था। सो उसने बालकृष्ण के घर की तलाशी लिया तो उसे उसी तरह का पॉलीथीन, जैसा कि उसमें इंसानी जिस्म के टुकड़ों को जिस पॉलीथीन में रखा गया था, उसी तरह का पॉलीथीन बालकृष्ण के घर पर पाया गया। और फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों को खंगालना शुरू कर दिया और फिर जो दृश्य पुलिस ने देखा, अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल चुका था। उस सीसीटीवी कैमरे में जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था उसमें ये साफ साफ दिखता है कि 19 और 20 तारीख को बालकृष्ण कई बार उसी तरह के प्लास्टिक में कुछ लेके वहां से जा रहा है और ऐसा उसने कई बार किया था। और जो पुलिस का शक था वो यकीन में बदल चुका था। अब बालकृष्ण को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। लेकिन ये जो मामला है, इस मामले को 6 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी वो सिर और उसका जो एक पैर है संध्या का, वो आज तक रहस्य बना हुआ है, पुलिस के हाथ नहीं लगा। और अभी तक इस मामले में अभी कुछ भी फैसला नहीं आया है। तो भले ही जो बालकृष्ण था एक प्रोड्यूसर था, एक जानकार था, लेकिन शायद उसे कानून के बारे में नहीं पता था। वो तो ये सोचता था
कि उसका ये जो घिनौना कृत्य है इसका अंजाम सुखद होगा, लेकिन वो भूल चुका था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और एक न एक दिन उसे सलाखों के पीछे जाना ही पड़ेगा। और अंजाम भी वही हुआ जैसा होना चाहिए।